5 के फंडे के विनिंग सीरीज 84 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, व्हाट इज जिरगा? ए इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन द पुख्तून communities of Afghanistan and Pakistan. B. The religious institution which manage the all affairs of the Mecca, the holy place of Muslim community. C. A book of codes for the financial institutions of the Arabian countries to invest in the social entrepreneurship activities. D. The highest religious post of the Imajigane, an ethnic group of North Africa. 4 ऑप्शंस है, थोड़ा लेंथी ये दिया है, क्लिक करें। ओके, मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो आंसर। आंसर इज ए, जिरगा इज अ ट्रेडिशनल इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन ऑफ पुख्तून कम्युनिटीज। बहुत ही बढ़िया ये था। ऐसा भी कहते हैं कि इसका यदि हम एंशिएंट इसमें देखते हैं तो इंडिया के साथ भी लिंक है, जहां पे आर्यंस जो थे, आर्यंस अपनी सभा और समिति ये दो ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे। यहाँ पे भी एक डिलिबरेशन होता था, सभी जो लोग हैं एक इकट्ठा आते थे और डिसीजन लेते थे, बिल्कुल उस टाइप का ही ये जो है इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन है। भाई ऐसा है, 2 gunmen shot dead near the Kabul Jirga, है ना, near the site of gathering by the thousands of religious scholars called to endorse Taliban's hardline Islamic rule, है ना, इस्लामिक रूल को एंडोर्स करने के लिए बहुत सारे गैदर्ड हो गए थे, उस वक्त शूट आउट हो गया। ये गैदरिंग थी 11 to 14 मार्च 2022 में। इनागरल मीटिंग ऑफ द पुश्तून नेशनल जिरगा, ये इनागरल मीटिंग थी, नेशनल लेवल का जिरगा था, held in a Bannu, Khyber Pakhtunkhwa to discuss the critical issues faced by the Pakhtuns in Pakistan और अफगानिस्तान। इसके लिए नेशनल जिरगा मीटिंग बुलाई गई थी, है ना। अब ये जो है जिरगा में इन जनरल मीडिएटर किया जाता है। मीडिएटर जो रहता था इन जनरल वो जो विलेज रहता या कम्युनिटी रहती उसका एक पावरफुल आदमी रहता था जो मीडिएशन करता था, ठीक है। अब खास बात है कि जिरगा का कंक्लूजन ये सभी पर बाइंडिंग रहता है, ऑब्लाइज रहता है, और इसकी वजह से डिस्प्यूट पीसफुली कैसे रिजॉल्व करे उसके लिए जिरगा बेहतरीन इंस्टीट्यूशन बनाया था। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो पीसीआर। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है, उसके बारे में स्टेटमेंट्स है। 1. It helps to assess the vulnerability of banks to the non-performance asset, यानी जो डूबती नैया रहती है नॉन परफॉर्मेंस एसेट, उसकी वजह से वल्नरेबिलिटी जो बैंक की है उसका असेसमेंट करने के लिए प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो मददगार होता है, ऐसा एक स्टेटमेंट है। 2. Typically its ratio above 70% considered as a healthy to bank, है ना, 70% से ऊपर यदि रेशियो रहा तो समझ जाते हैं कि बैंक बहुत हेल्दी है भाई, ठीक ठाक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर गिवन अबव इज और आर करेक्ट? क्लिक करूं? ओके, चलो मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो आंसर। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है दोस्तों। ये एनपीए की वजह से जो वल्नरेबिलिटी है बैंक की उसका असेसमेंट कर लेती है, और जितना ज्यादा हायर पीसीआर मीन्स हायर हेल्थ, गुड हेल्थ ऑफ द बैंक, that means having capacity to cope up the NPS. okay, चलो देख लेते हैं न्यूज में क्या है। भाई न्यूज में ऐसे है कि बैंक्स हैव अ कैपिटल टू बफर एनी शॉक। आरबीआई ने कहा अपने बायएनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो 30 जून 2022 को सबमिट कर दिया, कहा कि भाई कंडीशन बड़ी मस्त है, कमर्शियल बैंक की रोबोस्ट पोजीशन है, एज कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो जो है CRAR ये बेहतरीन है, 16.7% है, 12% से ज्यादा है जो नॉर्म्स है बासेल के उससे ज्यादा है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मेंस एसेट
एनपीए रेशियो जो है बेहतरीन है, सबसे नीचे स्तर पर है, 5.9% है। नेट एनपीए जो है वो भी काफी गिर चुका है, 1.7% है। यानी सभी जो बैंक के हालात है, माना डिस्पाइट ऑफ द वर्ल्ड क्रिटिकल कंडीशन, सारे दुनिया में जो प्रॉब्लम है उसके बाद भी इंडियन कमर्शियल बैंक्स अभी वायबल है, ये क्लियर होता है। यानी मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट जो है क्रेडिट रिस्क से, इसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक ये पास हो गए भाई, इसको कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी एडवर्स स्ट्रेस सिनेरियो है आराम से झेल सकती है। देन the third question, which is or are the components of the fiscal deficit, फिस्कल राजकोषीय टूट जो है फिस्कल डेफिसिट, इसके कंपोनेंट्स क्या है? 1 रेवेन्यू डेफिसिट, 2 कैपिटल डेफिसिट, 3 नेट फिस्कल डेफिसिट एंड 4 टोटल बोरोइंग्स। आपको करेक्ट कोड चूज करना है। क्लिक करूं? सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा। ओके चलो क्लिक कर रहा हूं, मैच करो आंसर। आंसर इज डी 1, 2 and 4, 1, 2 and 4, not a net fiscal deficit. Actually net fiscal deficit is nothing but the fiscal deficit minus जितना भी रिपेमेंट कर दिया है, रिपेमेंट्स ऑफ ऑल इंटरेस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स ऑफ द बोरोइंग्स, है ना, बोरोइंग्स के जितने भी रिपेमेंट हो गए हैं उसको हम कहते हैं नेट फिस्कल डेफिसिट, है ना। ये तो जो है बहुत ही बढ़िया कंडीशन बताती है। फिस्कल डेफिसिट क्या है कि सभी प्रकार के डेफिसिट जो है, सभी डेफिसिट आते हैं और प्लस सभी प्रकार की बोरोइंग्स जो है, दैट इज अ फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, चलो देख लेते न्यूज में क्या है। मैं न्यूज में से फिस्कल डेफिसिट टच 12.3% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 गोल इन मई। जबरदस्त फिस्कल डेफिसिट है ना, मेनली ऑन अकाउंट ऑफ हायर एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कोविड कंडीशन। ठीक है, अब इधर तो हम हमारे तरफ देखते हैं कि बैंक बड़े रोबोस्ट है, एक रिपोर्ट बताता है, दूसरे तरफ पता चलता है कि भाई हमारा स्टेट बहुत ही बुरे कंडीशन में है ना। तो बजट एस्टिमेट रिवाइज जो एस्टिमेट है उसके तहत ये 8.2% पर था 2021-22, है ना। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन नेट ऑफ रिकवरी ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड द नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स इज अ फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अब ये बताता है कि भाई टोटल बोरोइंग जो है वो गवर्नमेंट को कितनी जरूरत है, क्या बताता है, व्हाट हाउ मच नीड ऑफ बोरोइंग टू द गवर्नमेंट को कितना कर्जा लेने की जरूरत है, ये फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट करता है, बताता है। यानी फिस्कल डेफिसिट ज्यादा बड़ा तो समझ लो गवर्नमेंट को तो बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब है भाई हमने प्रॉपर वे से रेवेन्यू जनरेट नहीं किया या ऐसी कुछ आपदा आ गई। दैट मीन्स हियर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज बीन कंसीडर्ड सब्सटेंशियली फेल्ड, मतलब फिस्कल पॉलिसी जो है अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई। ठीक है, अब डिफिसिट इन जनरल फाइनेंस कहां से करते हैं, तो बोरोइंग से किया जाता है, जो ट्रेजरी बिल्स या बॉन्ड्स जो है इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होते हैं उसके तहत स्टेट अपना जनरेट कर लेता है। Then the fourth question, consider the facts with regard to the Unmanned Combat Aerial Vehicle UCAV developed by Defense Research and Development Organization DRDO। DRDO ने जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल बनाया उसके बारे में फैक्ट्स दिए हैं, वो देख लेने हैं। 1 पावर्ड बाय स्मॉल टर्बोफैन इंजन, एक छोटा सा टर्बोफैन इंजन रहता है उससे ये पावर्ड है, इससे वो चलता है। दूसरा, ऑपरेटिंग इन अ फुल्ली ऑटोनॉमस मोड इन ऑल स्टेजेस ऑफ नेविगेशन, वो अपनी पूरी जर्नी जो होता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी टेक ऑफ से लेके तो लैंडिंग तक, ये सब जो जर्नी होती है स्टेजेस ऑफ नेविगेशन उसमें फुल्ली ऑटोनॉमस मोड में वो ऑपरेट करता है। विच ऑफ द फैक्ट इज और अबव इज और आर करेक्ट, कौन से फैक्ट करेक्ट है भाई, क्लिक करें। चलो मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो आंसर। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ध्यान में रखो, बहुत सारे हमने देखा है कौन से इसको कौन सा इंजन लगता है, कई शक्ति इंजन लगता है, कई विकास इंजन लगता है, कई टर्बोफैन इंजन के बारे में थोड़ा ध्यान में रखो। हाँ,
कई हमने देखा है सबमरीन्स है, कुछ डीजल पावर्ड है, कुछ न्यूक्लियर पावर्ड है, तो ये थोड़ा ध्यान में रख लेना, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और ये फुल्ली ऑटोनॉमस मोड में भी वर्क करता है। देखो भाई डीआरडीओ, देखो न्यूज क्या है, डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, इसका नाम है फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर प्रिकॉसर टू द कॉम्बैट ड्रोन्स। ये अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल है और कॉम्बैक्ट ड्रोन फ्लाइंग विंग टाइप है। कौन से टाइप का है? फ्लाइंग विंग टाइप, इसलिए फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कहते हैं। 1 जुलाई 2022 को डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया, कहां से? एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटका। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज कहां पे है भाई? तो ये चित्रदुर्ग कर्नाटका में है। फ्लाइंग विंग टाइप यानी क्या होता है कि यहाँ पे टेल नहीं रहती, यानी जो प्लेन रहता है, हमने प्लेन देखा है, प्लेन को यू इस ढंग से रहता है और ये प्लेन, ये चीज नहीं है भाई उसको, ठीक है, इतना सा ही पार्ट है, यही पार्ट है, ठीक है। सो इट इज अ टेलनेट फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट विच हाउसेस इट्स पेलोड एंड फ्यूल इन इट्स मेन विंग। ये जो विंग में यहाँ पे पावर रहता है, ठीक है, and not have defined fuselage like structure found in a conventional aircraft। तो अपने आप में कॉम्पैक्ट चीज होती है, कम से कम वेट होता है इसका, ठीक है। ये हाई फ्यूल इफिशिएंसी और स्टेबिलिटी देती है ये डिजाइन, है ना, इफ एग्जीक्यूटेड विद प्रिसिशन। ये यूएस आर्सेनल से डेमोन्स्ट्रेट हो चुका है कि छोटा सा एक जो ड्रोन है वो कितना खतरनाक हो सकता है और कितना बम्बार्डिंग कर सकता है। Demonstrator is a precursor to the autonomous stealthy UCAV being developed by the DRDO's Aeronautical Development Establishment। कौन डेवलप कर रहा है? Aeronautical Development Establishment, ये ध्यान में रखो, ये एयर फोर्स के लिए वर्क कर रहा है। अब खास बात है कि डेक वर्जन जो है वो नेवी के लिए पाइपलाइन में है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, यानी उसका प्रोसेस में नहीं चल रहा है, ठीक है। ये मिसाइल लॉन्च कर सकती है, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस जो है वो भी ये लॉन्च कर सकता है ये ड्रोन, ठीक है। ये ऑटोनॉमस मोड में वर्क करता है, टेक ऑफ, वे पॉइंट नेविगेशन और स्मूथ टच डाउन, ये पूरे जर्नी में ये ऑटोनॉमस मोड में वर्क करता है। और ये पूरा का पूरा इंडिजिनियसली बनाया गया है इन द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन भाई, Where is the Institute of Himalayan Bioresource Technology? Institute of Himalayan Bioresource Technology कहाँ स्थित है? A. पालमपुर हिमाचल प्रदेश, B. पिथौरागढ़ उत्तराखंड, C. चुशुल लद्दाख और D. सोरेंग सिक्किम। 4 ऑप्शन से सिंगल क्वेश्चन है, एकदम सिंगल लाइन क्वेश्चन। चलो क्लिक कर रहा हूं, मैच करो। आंसर इज ए, पालमपुर हिमाचल प्रदेश। चलो न्यूज में क्या है देख लेते हैं भाई। न्यूज बढ़िया है, नाइट सॉइल कंपोस्ट हाईली न्यूट्रिटिव एंड बेस्ट कंडीशनर फॉर कल्टीवेशन इन लाहौल। सीएसआईआर का जो है स्टडी रिसर्च विंग है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर, इन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट जर्नल में अपना रिसर्च पेपर सबमिट किया है। नाइट सॉइल जो है एक्चुअली ये लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ के जो कोल्ड एरियाज है वो कोल्ड एरियाज में, अल्टीट्यूडनल कोल्ड एरियाज, वहां पे ड्राई टॉयलेट फैसिलिटीज चलती थी ट्रेडिशनल लेवल पर, क्योंकि यहाँ पे पानी की जिल्लत थी, प्रॉब्लम था, और कोल्ड के वजह से वहां पे बाकी इश्यूज थे, वहां पे मैन्योर की सख्त जरूरत थी, ये सब यहाँ से ट्रेडिशनल वे से किया जाता था। अभी धीरे धीरे भाई ये जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि एक फॉल ऑर्डर आती थी, वेस्ट हैंडलिंग के इश्यूज थे, लेबर फोर्स मिलता नहीं था वो कंपोस्ट डिग करने के लिए, और इसी वजह से धीरे धीरे ये जो ट्रेडिशन है कम होते गया। लेकिन अभी विंटर टूरिज्म बढ़ रहा है, अच्छे पैमाने पर बढ़ रहा है, और ये हाल ही में, और इसी वजह से, और साथ में अवेयरनेस कैंपेन भी रन किया जा रहा है ऑर्गेनिक मैन्यूरिंग और उसके क्या बेनिफिट्स है इसके लिए, तो लोकल पीपल इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अब नाइट सॉइल कंपोस्टिंग यानी क्या है, एक ड्राई टॉयलेट रहता है, 2 स्टोरी स्ट्रक्चर, ये देखो ये ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा, 2 स्टोरी रहता है। अपर सेक्शन में ह्यूमन फिकल मैटर रहता है, यहाँ पे ह्यूमन फिकल मैटर रहता है, लोअर सेक्शन में
उसका कंपोस्टिंग चेम्बर रहता है, यहाँ से फिकल मैटर यहाँ जाता है, फिर इसको क्लोज किया जाता है और फिर काउडंग, सॉडस्ट, सैंड, एग्रीकल्चर वेस्ट है ना, वुड ऐश, अदर वेस्ट है ना, वेजिटेबल वगैरह एग्रीकल्चर वेस्ट सब डाला जाता है और उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है, पैक किया जाता है। पैक करने के बाद एक 6 से 8 महीने 6 to 8 मंथ्स उसको रखा जाता है और फिर ओपन किया जाता है तो एक बेहतरीन मैन्योर मिलता है। अब खास बात क्या है मैन्योरिंग की, इसकी नाइट सॉइल कंपोस्टिंग की खास बात है हाई फर्टिलाइजर इफिशियंसी है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, सेफ फॉर ह्यूमन हैंडलिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, फ्री फ्रॉम टॉक्सिसिटी है, एज द हायर जर्मिनेशन इंडेक्स, इसका जर्मिनेशन इंडेक्स बेहतरीन है और इसी वजह से लोकल एरिया में जो हॉर्टिकल्चर है और एग्रीकल्चर है उसके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसके वजह से जो कॉस्ट आने वाली है वो भी कॉस्ट अभी कम हो जाएगी। तो इट्स अ टूल ऑफ एम्पावरमेंट एंड इट्स अ वेरी इकोलॉजिकली सस्टेनेबल मॉडल। तो इसको प्रोपोगेट करने के लिए अभी कोशिश की जा रही है। सो दोस्तों 5 क्वेश्चन सुन लिए आपने। ऑल द बेस्ट।